start. Our another topic is कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। जो मैंने आपको 4 पेज छोड़ने के लिए बोले थे, आप उसको मत छोड़ना, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है? उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसी में लिखते रहिए। ये सब ये वही वाला टॉपिक है, ओके? तो इसको छोड़ना नहीं है। सुनिए जरा। लेट से हमारे पास एक मेमोरी है जिसके अंदर एक वेरिएबल है ए, और हमारे पास मल्टीपल कैश हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स। लेट से हमारे पास 4 कैश है। ये C1, C2, C3, C4 कैश है। इसमें P1 प्रोसेसर वर्क कर रहा है, P2 प्रोसेसर, P3 प्रोसेसर और P4 प्रोसेसर। ये कैसे हो सकता है? जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है, तो ये हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसमें 4 प्रोसेसर है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास लेट से 4 कैश हैं, और हमने क्या किया, लेट से ए की वैल्यू यहाँ पे भी रख ली, यहाँ पे भी ले ली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा हुआ है हमसे, उनको समझ में आएगा ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको जरा ध्यान से सुनिए, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज सिंपल एज पॉसिबल। लेट से हमने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी 5 और यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आई, ओके? और इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दी, ये 4 कर दी, और इसके पास भी 5 आई और इसने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। इफेक्टिवली जब ये अपडेट करेगा यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगी, और ये अपडेट करेगा तो ये 6 हो जाएगी। बट इसने क्या किया था, लेट से a माइनस माइनस, और इसने किया था a प्लस प्लस। इफेक्टिवली तो इसकी वैल्यू जो थी वही रहनी चाहिए थी 5, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी कॉपीज में वर्क किया, और लास्ट में किसी एक की फाइनल कॉपी अपडेट हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, हमारी वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो गई। इसको बोलते हैं कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। दोबारा से एक बार फिर से सुनिए। हमारे पास में लेट से यहाँ पे a की वैल्यू थी, यहाँ पे a की वैल्यू थी 5, और इन्होंने इन दो कैश ने क्या किया, यहाँ पे अपनी वैल्यू 5 उधार ले ली। इसने क्या किया, यहाँ से वैल्यू ली 5 और इसने भी यहाँ से वैल्यू ली 5, और 5 लेने के बाद इसने a माइनस माइनस किया तो 4 हो गई, इसने a प्लस प्लस किया तो ये 6 हो गई। अब अगर पहले ये वाली वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाती है तो ये 4 हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये वैल्यू अपडेट होती है तो ये 6 हो जाएगी। जबकि दोनों ने एक इंक्रीमेंट किया और एक डिक्रीमेंट किया, तो उसके बाद होना तो यही चाहिए था कि 5 माइनस 4, एक बार माइनस किया और एक बार प्लस किया तो 5 ही रहनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आ गई 6। और अगर पहले इसने इंक्रीमेंट कर दिया होता, यहाँ पे अपडेट 6, और फिर ये अपडेट करता तो ये 4 हो जाती। तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है आंसर और 4 भी हो सकता है, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। दोनों ही रिजल्ट गलत हैं, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। इसको इस तरह से समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ओरिजिनल नोट्स की कॉपी है, आपने उसको फोटोस्टेट करा लिया, अपनी अपनी कॉपीज ले ली। अब अगर आप अपने फोटोस्टेट में कोई चेंज करते हो, दो लोग हैं, उन्होंने दोनों ने अपने अपनी फोटोस्टेट में कुछ चेंज किए, और उसके बाद मेरी कॉपी में आके पहले एक पर्सन चेंज करता है ओरिजिनल कॉपी में, और उसके बाद दूसरा पर्सन आके चेंज करता है, तो पहले वाले पर्सन के जो चेंज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, पहले वाले पर्सन के चेंजेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारी कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन भी हैं, सॉल्यूशन को अभी पढ़ते हैं, जरा इसको लिख लीजिए। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट कैश साइमल्टेनियसली इफ प्रोसेसर्स आर अलाउड टू अपडेट देयर ओन कॉपीज फ्रीली। अगर हम प्रोसेसर्स को उनके अनुसार अलाउ कर दें कॉपीज में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी कैन रिजल्ट। और ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट व्यू है मेमोरी का, जिसमें हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा सही है नहीं पता। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आई सबको? यस सर। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं जरा, और सॉल्यूशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड है राइट अपडेट राइट थ्रू, दूसरा है राइट अपडेट राइट बैक, फिर है राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू, और चौथा है राइट इनवैलिडेट राइट बैक। आसान है, बहुत आसान है चारों मेथड। अभी आपको एक एक करके समझा देंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जरा समझिए इसको। लेट से हमारे पास ये एक मेमोरी है, लिखना बंद करिए, उसको समझिए पहले। और अब हमारे पास में यहाँ पे 4 जगह डिफरेंट प्रोसेसर्स डिफरेंट कैश पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, कैश 1, कैश 2, कैश 3,
कैश 4, दिस इज P1, P2, P3 एंड P4। यहाँ पे लेट से A इज इक्वल टू 5 था, तो राइट थ्रू क्या कहता है? राइट थ्रू का क्या मतलब है उसको समझिए पहले। राइट थ्रू ये कहता है कि वेन एवर यू आर अपडेटिंग द वेरिएबल इन लोकल कैश, ये क्या है? ये लोकल कैश है, लोकल मेमोरी या लोकल कैश, और ये क्या है? ये कॉमन है, कॉमन और ग्लोबल कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। वेन एवर यू आर updating any value in the local cache, you have to update in the common memory simultaneously। मतलब यहाँ पे a equal to 5 था, और अगर आपने यहाँ पे इसको 4 किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। दिस इज राइट थ्रू। राइट थ्रू मतलब जैसे राइट कर रहे हो ऐसे ही तुरंत ऊपर भी अपडेट कर। दिस इज राइट थ्रू पॉलिसी। राइट बैक पॉलिसी क्या होती है? राइट बैक पॉलिसी ये कहती है कि डोंट अपडेट साइमल्टेनियसली। देखो मतलब समझो, यहाँ पे आपके पास में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, आपने इस 5 को यहाँ पे कॉपी किया और इसको 4 कर दिया। अगर राइट बैक पॉलिसी यूज कर रहे हो तो डोंट अपडेट इन द कॉमन मेमोरी साइमल्टेनियसली। इंस्टेड व्हेनेवर यू विल फ्लश आउट दिस ब्लॉक, कैश के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होंगे, 4-5 जैसे हमने अभी देखे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। जब आप उनमें से उस ब्लॉक को फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे आपने अपडेट किया है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, राइट बैक के अंदर जब आप ब्लॉक को फ्लश आउट करने की कोशिश करोगे, यानी कि उसको रिप्लेस करोगे किसी नए ब्लॉक की जगह बनाने के लिए, उस समय इसको यहाँ पे अपडेट करो, ठीक है। राइट बैक मतलब हुआ अपडेट इज पोस्टपोन्ड अंटिल एसोसिएटेड ब्लॉक इज फ्लश्ड आउट और रिप्लेस्ड। अभी लिखवा दूंगा, समझ में आ जाएगा। राइट थ्रू में साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे हैं। व्हेनेवर you are updating here, you will update here, that is write through, simultaneous. Write back is when you are updating here and the page is flushed out to make a room for some other page or block, then you update it here, okay, not simultaneous। तो write through के अंदर क्या होगा? राइट थ्रू के अंदर बहुत सारी अपडेट्स होती रहेंगी, बार बार अपडेट होती रहेंगी। जब भी आप अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हो, लोकल में ग्लोबल में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये राइट थ्रू में कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे राइट हो सकते हैं, इसीलिए वो अच्छी कब काम करती है? जब आपके पास में कम अपडेट्स हो, अपडेट्स अगर कम हो तो राइट थ्रू पॉलिसी इज वर्किंग गुड। राइट बैक पॉलिसी जब आपके पास अपडेट बहुत सारी हैं, अगर आप बार बार करते रहोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो एक बार सारी अपडेट यहाँ लोकल कैश में कर लो और उसके बाद जब इसको फ्लश आउट करो तब आप मेमोरी के अंदर राइट बैक कर दो। राइट बैक मतलब बाद में, ठीक है, पोस्टपोन हो जाएगी इसमें। ये है हमारे पास राइट थ्रू और राइट बैक। अब देखो राइट अपडेट मतलब क्या होता है? राइट अपडेट मतलब ये होता है कि लेट से यहाँ पे भी a इक्वल टू 5 था, यहाँ पे भी राइट a इक्वल टू 5 था, यहाँ पे भी a इक्वल टू 5 था, सारी कैश में a इक्वल टू 5 था। इस वाली कैश ने 5 को 4 कर दिया, तो ये क्या करेगा? इसको भी अपडेट देगा, इसको भी अपडेट देगा और इसको भी अपडेट देगा कि भैया ये अपनी वैल्यू चेंज कर लो, ये अपडेट हो चुकी है, जो पुरानी वैल्यू है तुम्हारे पास वो काम की नहीं है, उसको अपडेट कर देगा। दैट इज राइट अपडेट, ठीक है। और राइट इनवैलिडेट मतलब होता है राइट इनवैलिडेट कि ये क्या करेगा? यहाँ पे वैल्यू 5 थी, यहाँ पे वैल्यू 5 थी, यहाँ पे भी 5 थी, यहाँ पे भी 5 थी, तो ये अपनी वैल्यू जब 4 से लेट से इसने 3 कर दी, अपनी वैल्यू चेंज कर दी, तो ये इनकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये इनको वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बल्कि इनको बोल देगा कि आपके पास जो वैल्यू है वो इनवैलिड है, इनवैलिड, उसको आप अपने आप खोजो और चेंज कर लो, अदरवाइज आंसर इनकंसिस्टेंट आ सकता है। दैट इज इनवैलिडेट। मतलब दूसरी कैश में इसने बोला कि आपके पास जो इस वेरिएबल की वैल्यू है वो इनवैलिड है, बस इतना बता के छोड़ दिया। बाकी आपको जो करना है वो देखो, मुझे मतलब नहीं है। अपडेट में वो वैल्यू को साइमल्टेनियसली अपडेट कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है राइट अपडेट और राइट इनवैलिडेट। बात समझ में आई सबको ये चारों चीजें? यस सर।
अब देखो इनको एक एक करके समझो। राइट अपडेट एंड राइट थ्रू पॉलिसी। राइट अपडेट और राइट थ्रू में क्या होगा, लेट से इसको जरा थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे वैल्यू 5 है, राइट अपडेट राइट थ्रू। यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू 5 थी, यहाँ पे भी 5 थी, यहाँ पे भी 5 थी, यहाँ पे भी 5। राइट थ्रू ये कहता है कि साइमल्टेनियसली अपडेट इन द कॉमन मेमोरी। तो अगर इसने वैल्यू 5 करी तो इसको भी 5 से 4 करी तो 5 से 4 करनी पड़ेगी कॉमन में भी। और राइट अपडेट क्या कहता है कि साथ साथ बाकी सब जगह भी अपडेट कर दो। ये हुआ हमारा राइट अपडेट राइट थ्रू, साथ साथ अपडेट कर दो। देन नेक्स्ट इज राइट अपडेट राइट बैक। तो इसका मतलब ये हुआ कि साथ साथ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो अपडेट कर दिया, बट यहाँ पे अपडेट नहीं किया, यहाँ पे हमने पोस्टपोन कर दिया टिल फ्लश आउट। दोनों का कॉम्बिनेशन है। राइट अपडेट जो हमारी लोकल मेमोरीज थी उनके अंदर काम कर रहा है, राइट बैक जो ग्लोबल मेमोरी के लिए है। तो यानी कि ये वाली चीजें ग्लोबल के लिए काम कर रही हैं और ये वाली चीजें कॉमन के लिए काम कर रही है, ठीक है। ऐसे ही राइट इनवैलिडेट क्या करेगा, राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू। तो यानी कि अगर इसने यहाँ पे 5 से 4 किया तो राइट थ्रू है, इसलिए ये 4 हो जाएगा डायरेक्टली, कॉमन मेमोरी में भी चेंज होगा। बट यहाँ पे ये चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे ये बोलेगा इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड, बिकॉज ये इनवैलिडेटेड। और ऐसे ही राइट इनवैलिडेट राइट बैक, तो यहाँ पे तो इनवैलिड बोलेगा और इस वाली अपडेट को भी पोस्टपोन करेगा टिल द पेज फ्लश आउट। समझ में आई चारों चीजें? यस सर। जरा इसके लिए थोड़ी सी अब थ्योरी लिख लीजिए। राइट थ्रू पॉलिसी, साइमल्टेनियस अपडेशन ऑफ अ वर्ड इन कैश मेमोरी। और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अपडेशन ऑफ अ वर्ड हो रहा है, वर्ड, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्यों हो गया। साइमल्टेनियस अपडेशन ऑफ वर्ड, जबकि राइट बैक के अंदर अपडेशन ऑफ ब्लॉक होता है, ब्लॉक। वहां पे अपडेशन ऑफ वर्ड नहीं होता है, वहां पे अपडेशन ऑफ ब्लॉक होता है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड की बात हो रही है। इनकंसिस्टेंसी दैट इज कैश कोहेरेंस इज रिजॉल्व्ड, क्योंकि जब कॉमन मेमोरी के अंदर ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो फिर बाकी सबको भी अपडेटेड वैल्यू मिलेगी और वो उसी पे वर्क करेंगे। ऑलवेज इनपुट आउटपुट हैज करेक्ट डेटा, द अपडेशन इज डन विद इंक्रीज्ड बस ट्रैफिक। अपडेशन करने के लिए, क्योंकि हमें साइमल्टेनियस अपडेट करनी है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इंक्रीज्ड बस, हमें वायर्स ज्यादा चाहिए होंगी उस समय, एंड ओवरहेड, उसमें टाइम भी लगेगा, कुछ ओवरहेड लगेगा। जबकि राइट बैक के अंदर क्योंकि हम बाद में करते हैं अपडेट एक साथ, तो हमें ओवरहेड कम लगेगा। ऐसे समझो, लेट से आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान शिफ्ट करना है, तो या तो आप ऐसा करो कि एक बुक उठाओ, फिर वहां पे दूसरी जगह जाके रख के आओ, फिर दूसरी बुक उठाओ, फिर दोबारा रख के आओ, फिर तीसरी बुक उठाओ, फिर रख के आओ। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो दूसरी जगह है वहां पे डेटा हमेशा अपडेटेड रहेगा। एक तरीका यह है कि आप सारी बुक एक साथ लेके जाओ, उसमें रिसोर्सेज कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा और आपको ट्रैफिक भी कम यूज करना पड़ेगा। इफेक्टिव फॉर लेस अपडेशन, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। द अपडेशन टेक्स टीएम टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीएम टाइम क्यों लेता है? अपडेशन मतलब राइट कर रहे हो आप, जब राइट करने में टीएम टाइम लगेगा। टीएम मतलब मेमोरी जितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेमोरी क्या है, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या बताया आपको, कॉमन और ग्लोबल मेमोरी। मेमोरी मतलब ये रैम है, रैम, और यहाँ पे ये क्या है, लोकल मेमोरी, यानी कि ये कैश है। तो रैम के अंदर टीएम टाइम लगता है, कैश के अंदर टीसी टाइम लगता है, और टीसी इज ऑलवेज लेस देन टीएम। तो ये भी ध्यान रखने की चीज। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Then we have write back policy. The updation in memory is postponed until the associated block is replaced. तो सर ये इंक्रीज्ड बस टॉपिक लिखा है सर, ये क्या लिखा है? बस टॉपिक, टॉपिक। यहाँ पे हमें अपडेशन पोस्टपोन करनी है रैम के अंदर जब तक हमारा वो ब्लॉक रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। ये राइट बैक पॉलिसी है। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज मत कर देना, कभी भूल जाओ कि राइट बैक में राइट थ्रू लिख दो, राइट थ्रू में राइट बैक। राइट थ्रू मतलब साथ साथ, राइट बैक मतलब बाद में, बैक मतलब बाद में, ठीक है। इस तरह से याद रखो। अब क्योंकि आप इसमें एक ही बारी में काम कर रहे हो तो नो एडिशनल बस ट्रैफिक, और ओवरहेड भी इसमें कम लगेगा। इफेक्टिव फॉर मोर अपडेट्स, एक बारी में सारी अपडेट लिखो कैश के अंदर और एक साथ उठा के रख दो मेमोरी में, ठीक है। इसलिए ये इफेक्टिव है अगर हमारे पास ज्यादा अपडेट्स हो। अ वर्ड मॉडिफाइड इन अ
कैश ब्लॉक इज डर्टी ब्लॉक, क्योंकि हमने जो ब्लॉक को मॉडिफाई कर दिया है कैश में उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी ब्लॉक। और डर्टी ब्लॉक के लिए हमारे पास कैसे पता चलेगा, एक डर्टी बिट होती है, तो उस डर्टी बिट को 0 से 1 कर देंगे, और वो डर्टी बिट अगर 1 है तो हमें राइट बैक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एसोसिएटेड डर्टी बिट इज सेट टू 1, और फिर द ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एंड अपडेटेड ओनली व्हेन डर्टी बिट इज सेट टू 1। देखो यहाँ पे क्या कहा हमने, ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड, वर्ड ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होता है, जबकि राइट थ्रू में एक वर्ड ट्रांसफर हो रहा था। और ये तभी हम अपडेट करेंगे जब हमारा डर्टी बिट सेट होगा 1 पे। अगर डर्टी बिट सेट 1 पे नहीं हुआ तो यानी कि हमने सिर्फ रीड किया है, हमने कुछ उसके अंदर राइट किया ही नहीं है, कुछ अपडेट की ही नहीं है। जब अपडेट ही नहीं की तो उसको मेमोरी में वापस दोबारा लिखने से क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है। इसीलिए डर्टी बिट को 1 करते हैं अगर हमने उसके अंदर कुछ अपडेट किए, अदरवाइज हम कोई अपडेट अगर नहीं किए तो डर्टी बिट 0 रहेगी और उसको रैम के अंदर वापस चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? इसको नोट बना के भी लिख सकते हो। इफ नो, और लेट्स से इफ नंबर ऑफ डर्टी बिट और dirty block is 0, if number of dirty block is 0, then both write through and write back has same perform। अगर हमारे पास कोई अपडेट ही नहीं होगी तो राइट थ्रू हो या राइट बैक हो, मेमोरी के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है वापस, तो दोनों की परफॉर्मेंस क्या होगी, सेम। ठीक है? यस सर। डन टिल हियर? Let's see write update. If there is any update in a variable in one cache and it is used by other cache also, then the change is propagated। propagated मतलब वो एक कैश से बाकी दूसरी कैश के अंदर प्रोपोगेट होगा, वो ट्रांसफर होगा चेंज, प्रोपोगेटेड टू ऑल द कैश साइमल्टेनियसली। ठीक है? ये राइट अपडेट में होता था। और राइट इनवैलिडेट में हम चेंज ट्रांसफर नहीं करते थे, हम सिर्फ उनको बोल देते थे कि इनवैलिड, जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको अपने आप देख लो क्या करना है। राइट इनवैलिडेट, इफ वी अपडेट इन वन कैश एंड टेल अदर कैशेस टू नॉट यूज देयर copies of that particular variable as it is not valid, that is write invalidate। क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ये राइट इनवैलिडेट राइट बैक एक साथ कैसे काम कर पाएंगे, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। राइट इनवैलिडेट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप मिक्स कर रहे हो। राइट इनवैलिडेट में हम केवल अपने लेवल पे जो साथ वाली ये जो साथ वाली कैश हैं इनको बोल रहे हैं कि इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड। और राइट बैक के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इनको तब तक यूज मत करो जब तक यहाँ पे कोई अपडेट ना आ जाए। एक तरह से जब यहाँ से ये पेज फ्लश आउट होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी वैल्यू, और जब अपडेट हो जाएगी तो फिर ये अपनी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, उठा लेंगे। तो वही सब मेरा कहने वाला, अपडेट तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि राइट थ्रू कर रहे होंगे इनवैलिडेट राइट थ्रू तो समझ में आ रहा है कि ये तो हमेशा होता है कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं तो ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है इंतजार भी ना करना चाहो और टाइम भी कम लगे, है ना? या तो आप टाइम ज्यादा लगा लो, रिसोर्सेज ज्यादा लगा लो। रिसोर्सेज ज्यादा लगाओगे टाइम कम लगेगा, आप रिसोर्सेज भी कम लगाना चाहते हो और टाइम भी कम लगाना चाहते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। Now see this question. In this question they are saying a 64 word cache and memory are divided into 16 word blocks। हमारे पास एक 64 वर्ड की कैश है और एक मेमोरी है जिसको हमने 16 वर्ड के ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। The access time of cache and memory is 10 nanosecond per word and 50 nanosecond per word। ठीक है? यानी कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, TM इज इक्वल टू 50 nanosecond per word और TC इज इक्वल टू 10 nanosecond
पर वर्ड, ये हमें गिवन है चीजें। द हिट रेशो फॉर रीड ऑपरेशन इज 80%, क्योंकि देखो जब आप मेमोरी को एक्सेस करते हो तो कुछ होंगे रीड और कुछ होंगे राइट। हमें रीड और राइट अलग अलग गिवन है कि 80% ऑपरेशन जो है वो रीड ऑपरेशन है हिट रेशो के, तो यानी कि h ऑफ रीड इज इक्वल टू 0.8 एंड राइट ऑपरेशन के लिए जो हिट रेशो है वो है h ऑफ w इज इक्वल टू 0.9। व्हेनेवर अ पेज फॉल्ट इज जनरेटेड, जब पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि जो पेज हमें चाहिए वो कैश में नहीं मिला, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो उसके ऊपर जो लेवल पे मेमोरी होगी उससे उठा के लाना पड़ेगा। तो व्हेनेवर पेज फॉल्ट इज जनरेटेड द एसोसिएटेड ब्लॉक मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम मेमोरी टू कैश फॉर बोथ रीड एंड राइट। रीड और राइट दोनों के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। लेट देयर आर 40% रेफरेंसेस फॉर राइट ऑपरेशन, यानी कि 100 में से राइट ऑपरेशन कितने हैं, राइट ऑपरेशन इज इक्वल टू 40%, तो ऑब्वियसली रीड कितने हो गए हमारे 60%, तो यानी कि बाकी बचे हुए 60% हमारे रीड ऑपरेशन है। पूछ रहे हैं वो व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम एंड व्हाट इज द थ्रूपुट। तो पहले तो ये समझो कि इन्होंने हमें ये नहीं बोला अभी कि राइट बैक पॉलिसी यूज करनी है या राइट थ्रू पॉलिसी यूज करनी है। मैं ये मान रहा हूं दोनों पॉलिसी का यूज कराऊं कि पहले राइट थ्रू पॉलिसी का देख, अगर हम राइट थ्रू पॉलिसी यूज करें, ठीक है, अब आप बोलोगे कि राइट अपडेट और राइट इनवैलिडेट उनमें से कौन सी यूज करनी है सर, तो इसके अंदर हमें केवल एक कैश गिवन है, हमें साइड में और कैश गिवन ही नहीं है, तो राइट अपडेट और राइट इनवैलिडेट का कोई मतलब नहीं है। हमें उन्होंने सिर्फ बोला है कि एक कैश है और एक मेमोरी है, ये हमारी बड़ी मेमोरी है और कैश छोटी है, बस इतना गिवन है। तो जब साइड में कुछ है ही नहीं तो राइट इनवैलिडेट और राइट अपडेट का कोई मतलब नहीं है। राइट थ्रू और राइट बैक, क्योंकि मेन मेमोरी में साथ साथ लिखना है या बाद में लिखना है उसका जरूर मतलब है। तो पहले राइट थ्रू पॉलिसी की बात करते हैं। राइट थ्रू पॉलिसी हो या राइट अपडेट पॉलिसी हो, हमारा जो टी एवरेज होगा वो क्या होगा, टी एवरेज विल बी राइट इनटू टी एवरेज ऑफ राइट प्लस रीड इनटू टी एवरेज ऑफ रीड। देखो जो एवरेज टाइम आएगा राइट का वो अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मेन मेमोरी में भी अपडेट करनी है और रीड में के समय मेन मेमोरी में अपडेट नहीं करना है, तो उसका एवरेज टाइम अलग होगा। तो दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल के और रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के साथ उनको मल्टीप्लाई करके सम जो होगा वो हमारा टी एवरेज होगा इस केस में। तो हमारा टी एवरेज तो ये है, लेकिन हमें ये पता है, ये पता है, ये हमें नहीं पता और ये हमें नहीं पता। दूसरी चीज हमें एक और नहीं पता यहाँ पे कि क्या यहाँ पे हिरारिकल स्ट्रिक्ट हिरारिकी यूज करनी है या पैरेलल एक्सेस करना है मेमोरी में, यानी कि ये प्रोसेसर इसको एक्सेस कर रहा है और फिर ये इसको एक्सेस कर रहा है या ये दोनों को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो दोनों केस ले लेते हैं, ठीक है, दोनों केस में हम आंसर निकाल के देख लेते हैं। और एक चीज, जब हमने यहाँ पे मेमोरी देखी तो लेट से ये हमारे पास मेमोरी है और ये हमारे पास लेट से कैश मेमोरी है। CM स्टैंड्स फॉर लेट से कैश मेमोरी। तो हम कैश मेमोरी से कैश मेमोरी में कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो TC की वैल्यू तो हमारे पास आई है 50 नैनोसेकंड पर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड रीड होगा। लेकिन जब मेमोरी से ट्रांसफर होगा तो देखो TM तो 50 नैनोसेकंड पर वर्ड ही रहेगा, लेकिन T ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक अगर हमें रीड करना है तो क्या होगा, एक ब्लॉक का साइज उन्होंने बोला है कि 16 वर्ड ब्लॉक, एक ब्लॉक का साइज 16 वर्ड्स का है, 16 वर्ड्स का एक ब्लॉक है, तो टी ब्लॉक कितना हो जाएगा 50 इंटू 16 दैट इज 800 नैनोसेकंड पर ब्लॉक। एक ब्लॉक को रीड करने में हमें 800 नैनोसेकंड लगेंगे। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक मैंने कुछ अलग नहीं बताया, ये अभी तक आपको सारा चीजें ऑलरेडी पता थी। लेट्स से केस 1 मानते हैं हम, पैरेलल एक्सेस हो रहा है। तो पैरेलल एक्सेस में एवरेज ऑफ रीड इज इक्वल टू रीड हिट रेशो इनटू मेमोरी, कैश मेमोरी रीड करी, लेकिन अगर हमें कैश मेमोरी में डेटा ना मिला तो हम क्या करेंगे, मेमोरी रीड करेंगे ये वाली। और आपको याद होगा कि राइट थ्रू पॉलिसी के अंदर हम वर्ड को एक्सेस करते हैं, ब्लॉक को एक्सेस नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे TM लिखा है, यहाँ पे T ब्लॉक नहीं लिखा है, इसीलिए मैं आपको उस समय बोल रहा था कि राइट थ्रू में वर्ड यूज होता है और राइट बैक के अंदर ब्लॉक यूज होता है। तो मैं यहाँ पे
ब्लॉक कर दूंगा जब हम राइट बैक की बात करें। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैरेलल एक्सेस के लिए। यहाँ पे हमने केवल टीएम लिखा है, टीसी प्लस टीएम नहीं लिखा है। टीसी प्लस टीएम कब आ जाएगा? जब हम बात करेंगे सीरियल एक्सेस या स्ट्रिक्ट हायरार्की जिसको बोलते हैं। तो एच आर की वैल्यू है 0.8 इंटू टीसी की वैल्यू है 10 प्लस 0.2 इंटू टीएम की वैल्यू है 50। तो ये हमारा हो गया 8 प्लस 10 दैट इज 18 नैनो सेकेंड। और टी एवरेज हमें अगर राइट का निकालना होगा तो हिट रेशो ऑफ राइट इंटू टीसी प्लस 1 माइनस हिट रेशो ऑफ राइट इंटू टीएम। क्योंकि हम राइट कर रहे हैं डायरेक्टली, इसीलिए यहाँ पे हम टीसी नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टीएम। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे ये टीसी आया था, यहाँ पे टीएम क्यों आया? क्योंकि आप जब राइट कर रहे हो तो आपको मेमोरी को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा ना। ये वाली मेमोरी को, जो ये वाला पी है ये इसको एक्सेस कर रहा है, इसके अंदर कुछ राइट किया, तो राइट करते हुए इसको डायरेक्टली मेमोरी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो एक्चुअली पैरेलल में टीसी और टीएम का लगेगा, बट टीसी इज कम, टीसी इज लेस देन टीएम, तो टीएम टाइम लगेगा। यहाँ पे बात समझ में आई? ये फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। यहाँ पे समझ में आई ये बात क्यों लगा टीएम? अब आगे ये कितना है? अब तो सॉल्व करने का काम है खाली। 0.92 प्लस 0.1 एंड दैट इज 45 प्लस 5। ये हमारा पैरेलल एक्स का टाइम। अब जरा केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है हमारा? स्ट्रिक्ट हायरार्की। स्ट्रिक्ट हायरार्की में अगर हम टी एवरेज निकालेंगे रीड का तो क्या होगा? टी एवरेज ऑफ रीड, ठीक है। देखो सबसे पहले हिट रेशो ऑफ रीड इनटू कहां से रीड कर रहे हैं? कैश से, तो टीसी प्लस 1 माइनस हिट रेशो ऑफ रीड। और स्ट्रिक्ट हायरार्की में आपको याद होगा टीसी प्लस टीएम, क्योंकि पहले टीसी में खोजा होगा लेकिन फिर टीसी नहीं मिला तो हमें टीएम में खोजना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए जरा ध्यान से सुनना, और जिसको नहीं समझ में आए वो चाहे रट लेना इस बात। यहाँ पे हमने लिखा टीएम जो कि गलत है, क्योंकि जब हम मेमोरी में रीड करेंगे, हमें यहाँ पे देखो पैरेलल एक्सेस के अंदर मेमोरी में डायरेक्टली एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ब्लॉक छानने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट हायरार्की में क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इस चीज को ध्यान से देखो। Whenever a page fault is generated, the associated block must be brought to memory for read and write both। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है? एसोसिएटेड ब्लॉक की बात कर रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे जब स्ट्रिक्ट हायरार्की की बात होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट से यहाँ पे हमने कोई वर्ड को ढूंढने गए और वो हो गया हमारा पेज फॉल्ट, हमें नहीं मिला। जब हमें नहीं मिलेगा उसी की तो ये रेशो लिखा है हमने, इतने टाइम्स हमें नहीं मिला, तो हमें करना ये पड़ेगा कि मेमोरी में जाना पड़ेगा, उस पेज को, उस ब्लॉक को उठा के कैश के अंदर लाना पड़ेगा, पूरे के पूरे ब्लॉक। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप अभी बता रहे थे कि ये राइट थ्रू में तो वर्ड की बात होती है, ब्लॉक की बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में खुद लिख के दे रखा है कि आपको रीड हो या राइट हो, ब्लॉक को उठा के लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ऑफ टी ऑफ ब्लॉक, ना कि टी ऑफ एम। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यहाँ से उठा के नहीं ला रहे, यहाँ पे डायरेक्टली पैरेलल एक्सेस है तो वहीं पे रीड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा टी ऑफ बी, और ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 10 प्लस 800, क्योंकि हमने अभी निकाला था, ये आया था ब्लॉक का रीड करने का टाइम 800, तो इसको 800 लिखा। दिस इज 8 प्लस 0.2 इंटू 810 एंड विच इज इक्वल टू 170 नैनोसेकंड। ओके, अब टी एवरेज ऑफ राइट भी निकाल लो। राइट के अंदर क्या होगा जरा सुनो। जब हम राइट करेंगे तो हिट रेशो ऑफ राइट इनटू, क्योंकि हमें मेमोरी में राइट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तो टीएम प्लस 1 माइनस एचआर, और हमें मेमोरी में राइट करना है और नहीं मिला तो ब्लॉक को लेके आना है। देखो एक चीज आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर स्ट्रिक्ट हायरार्की की बात हो रही है, स्ट्रिक्ट हायरार्की की, तो वो चाहे राइट बैक हो या राइट थ्रू हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे ब्लॉक का टाइम आता है, ब्लॉक का टाइम, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में गिवन भी दे रखा है स्ट्रिक्ट हायरार्की, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक आएगा। अब इसको देखो जरा, राइट ये हिट रेशो हुआ हमारा 0.9 इंटू टीएम इज 50 प्लस 0.1 इंटू दिस इज 50 प्लस 800, दिस विल बी 45 प्लस 850 एंड इट इज 45 प्लस
85, दिस इज 130 नैनोसेकंड। ठीक है, ये हमारा रीड का टाइम आया और ये हमारा राइट का टाइम आया। अब अगर हमें स्ट्रिक्ट हायरार्की का एवरेज निकालना हो तो टी एवरेज इज इक्वल टू, स्ट्रिक्ट हायरार्की का निकाल रहा हूँ, पैरेलल का आप निकाल सकते हो। 40% राइट थे तो 0.4 इंटू 130 प्लस 0.6 इंटू 107। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, आई थिंक दिस इज 52 एंड दिस इज हाउ मच 102 एंड दिस विल बी 154 नैनो। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, 154 नैनोसेकंड। ओके, अभी आपको राइट बैक बताता हूँ पहले एक बार, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि राइट बैक के अंदर कैसे काम होता है। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ कि जो हमारा फर्स्ट में क्या पूछा था उन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एवरेज एक्सेस टाइम बताओ, दूसरा था थ्रोपुट बताओ, तो थ्रोपुट भी निकाल लेते हैं। सेकंड वाज थ्रोपुट, तो थ्रोपुट का फॉर्मूला ये है, थ्रोपुट इज इक्वल टू, और थ्रोपुट को हम परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 बाय टी ऑफ एवरेज। ओके, तो हमारा 154 आया था एवरेज, तो 1 अपॉन 154 नैनो सेकेंड, दैट इज 1 अपॉन 154 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पर सेकेंड लिखा हुआ है क्योंकि नीचे है ये वाली। ठीक है, दिस इज 1 10 की पावर 9 अपॉन 154, और आई कैन राइट इट एज 1000 अपॉन 154 इंटू 10 की पावर 6 ओके वर्ड्स पर सेकेंड, और दिस इज मिलियन। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको अगर काटूंगा तो ये बन जाएगा अराउंड 6.5, तो 6.5 मिलियन वर्ड्स पर सेकेंड, दिस इज माई थ्रोपुट। 10 की पावर 6 मतलब मिलियन, 10 लाख। ओके, गॉट इट। थ्रोपुट निकालना तो आसान है। यस सर, यस सर। चलिए जरा राइट बैक को देखते हैं एक बार। अब सेकंड मान लेते हैं राइट बैक पॉलिश। तो राइट बैक के अंदर टी एवरेज तो हमारा वही है जो पहले निकाला था हमने, टी एवरेज इज इक्वल टू राइट इंटू टी एवरेज ऑफ राइट प्लस रीड इंटू टी एवरेज ऑफ रीड। तो अगर केस 1 माने पैरेलल, अगर पैरेलल की केस माने तो क्या होगा, टी एवरेज ऑफ रीड इज इक्वल टू, पैरेलली रीड कर रहे हो आप, तो पैरेलल के केस में कुछ चेंज नहीं होगा, रीड हिट रेशो इनटू टीसी प्लस 1 माइनस हिट रेशो इनटू टीएम। पैरेलल के केस में रीड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको लिखवाया था, याद होगा आपको, कि अगर कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी डर्टी बिट नहीं है, तो परफॉर्मेंस ऑफ राइट थ्रू एंड राइट अपडेट, राइट थ्रू एंड राइट बैक बोथ आर सेम। ठीक है, तो रीड के अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो दोनों की सेम ही होगी। लेकिन तो इसका आंसर हमने अभी निकाला था 18 नैनोसेकंड, मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन राइट के केस में चेंज हो जा रहा है। राइट के केस में क्योंकि डर्टी बिट्स आएंगी और डर्टी बिट्स के केस में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत है, ध्यान से इसको 4 बार पढ़ना, इस पूरे क्वेश्चन को भी और इस टॉपिक को भी, कि ब्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं, वर्ड कहाँ यूज कर रहे हैं, और कहाँ पे ये रीड ये वाला चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम आ गया पुराने जैसा। वो इसलिए आ गया क्योंकि रीड के अंदर डर्टी बिट चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही रहेंगी, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट के अंदर क्या होगा, हिट रेशो ऑफ राइट, और साथ में आप क्या कर रहे हो, पहले टीसी को रीड कर रहे हो और उसके बाद आप ब्लॉक को अपडेट कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक को अपडेट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि राइट बैक के अंदर आप पूरा का पूरा ब्लॉक अपडेट करते हो, प्लस 1 माइनस HW इनटू, जब आप ब्लॉक को अपडेट कर चुके होंगे, जब आपका हिट नहीं हुआ होगा, तो आपने केवल क्या किया, मेमोरी से डेटा उठाया और कुछ नहीं किया। हिट हुआ आपने अपडेट किया, हिट नहीं हुआ तो सिर्फ मेमोरी से रीड किया और कुछ नहीं किया। तो ये हुआ 0.8 इंटू 10 प्लस 800 प्लस 0.2 इंटू 50 एंड दैट इज 0.9 और 0.1, तो 0.9 इंटू 810 प्लस 5 एंड दिस इज व्हाट 729 प्लस 5 इज इक्वल टू 734 नैनोसेकंड। ये हमारा राइट का केस। इसमें लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला सेम एज राइट थ्रू एज नो अपडेट। और अगर हम केस 2 देखें, सीरियल या स्ट्रिक्ट हायरार्की जिसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट हायरार्की, तो उसमें टी एवरेज ऑफ रीड इज इक्वल टू, जो पहले था बेटे वही रहेगा, क्योंकि रीड के केस में यही वाला केस है, नो अपडेट, कोई अपडेट ही नहीं है। तो ये क्या रहेगा, हिट रेशो ऑफ आर इंटू टीसी प्लस 1 माइनस हिट रेशो ऑफ
ऑफ आर इंटू टी सी प्लस टी पी, ये सेम रहेगा। तो आप इसका एक नोट बना के भी लिख सकते हो कि एवरेज के केस में, पैरेलल के केस में ये होता है रीड का फॉर्मूला, और रीड का फॉर्मूला सीरियल के केस में ये होता है। दोनों के केस में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है क्योंकि अपडेट ही नहीं हो रही है कोई। तो यहाँ पे हमने आंसर निकाला था ये 170 नैनोसेकंड विच विल रिमेन सेम। राइट के केस में टी एवरेज ऑफ राइट इज इक्वल टू व्हाट, हिट रेशो ऑफ राइट इनटू, अब आप राइट कर रहे हो तो राइट करते हुए जब आपका हिट हुआ तो आपने क्या किया होगा, देखो ये टी सी और टी बी यही रहा होगा जब हिट हुआ, क्योंकि आपने मेमोरी को तो रीड नहीं किया है, आप ऊपर वाली मेमोरी में नहीं गए हो, सिर्फ ब्लॉक को आपको पूरा का पूरा अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो सेम रहा, ये वाला केस और ये वाला केस तो सेम है। लेकिन जब मिस हुआ होगा, मिस के केस में चेंज हो जाएगा। मिस के केस में क्या होगा, जब आपने मिस किया होगा तो पहले पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के लाना पड़ा, फिर उसके बाद अपडेट करना पड़ा। देखो ये क्या था, अपडेट का टाइम, ये वाला आप मान सकते हो अपडेट का टाइम, अपडेट ऑफ कैश मेमोरी एंड मेमोरी। आपको कैश मेमोरी को भी अपडेट करना है और मेमोरी को भी अपडेट करना है। और ये क्या है, ये जब उठा के लाना पड़ा आपको ब्लॉक, मैपिंग मेमोरी टू कैश मेमोरी, ये आपका मैपिंग ऑफ मेमोरी टू कैश मेमोरी, इसलिए यहाँ पे ये फालतू लगा। और ये हो जाएगा हमारा 0.9 इंटू दिस इज 810 प्लस 0.1 इंटू दिस इज 800 प्लस 800 प्लस 10, सो दिस इज what was this 729 plus 0.1 into 1610, and that is 729 plus 161 is equal to 890 nanosecond। ओके यस सर। अब एवरेज निकाल सकते हो, अभी एवरेज नहीं निकला है, अब एवरेज निकलेगा 0.4 इंटू 890 प्लस 0.6 इंटू 170, एंड दिस इज इक्वल टू 356 प्लस 102 इज इक्वल टू 458 नैनोसेकंड। और ये परफॉर्मेंस अगर निकालनी हो, थ्रोपुट और परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1/458 इंटू 10 की पावर -9, दैट इज 1000/458 इंटू मिलियन वर्ड पर सेकेंड। ओके, तो इसको हटा दो और ये बन जाएगा अराउंड 2.2 मिलियन वर्ड्स पर सेकेंड। गॉट इट एवरीवन?